नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर शर्मा ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे पशुपालन में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो अपना सबसे पहला जो प्रश्न है, वो सबसे पहला प्रश्न अपना है कि जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट होता है उसके ज़मीन से तूई तक की ऊंचाई कितनी होती है। तो ऑप्शन अपने पास 7 से 9 फीट है, 9 से 10 है, 10 से 12 है, 12 से 14 फीट है। तो जैसलमेरी जो ऊँट होता है उसका उत्पत्ति स्थान जैसलमेर राजस्थान होता है। सेना के जवानों की सबसे सर्वोत्तम नस्ल भी यही होती है। इस नस्ल में जो लंबाई होती है, जो ऊंचाई मतलब लंबाई बता रहे अपन, वो 7 से 9 फीट होगी। तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बीकानेरी नस्ल आती ऊँट की तो उसका 10 से 12 हो जाता, तो जैसलमेरी में 7 से 9 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना वही आ गया वापस, बीकानेरी नस्ल के ऊँट की ज़मीन से तूई तक की ऊंचाई कितनी होगी। तो बीकानेरी के अंदर जो ऊँट की जो ऊंचाई होगी वो 10 से 12 फीट हो जाएगी। जैसलमेरी में 7 से 9 होती है, जबकि बीकानेरी में 10 से 12 फीट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न अपना आता है कि मिनिएचर गाय के नाम से किसको जानते हैं, बच्चौर को, खिलाड़ी को, कंगायम को या बेचूर को। तो मिनिएचर गाय के नाम से बेचूर को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, टमाटर के सॉस में परिरक्षण के रूप में प्रयोग लिया जाता है नमक, चीनी, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। ये देखो, ये सभी प्रकार के एक परिरक्षण पदार्थ है, लेकिन टमाटर के सॉस में मुख्यतया एसबी यानी सोडियम बेंजोएट लिया जाता है। एक केएमएस भी होता है जो इसमें दे रखा है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी होता है। सोडियम बेंजोएट जो होता है ये कलरफुल के लिए क्या होता है, जो कलर युक्त, जो जिनका परिरक्षण कर रहे हो वो कलर युक्त होती है, रंग युक्त होती है, तो उनके अंदर सोडियम बेंजोएट किया जाता है। लेकिन कलर युक्त के अंदर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का सूत्र होता है बेटा K2S2O5। ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न, तो इसमें अपना फाइनल आंसर राइट हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट अपना इसमें अंदर फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना, किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। देखो, लागत को कम से कम करना, उत्पादक को अधिक से अधिक करना, उपरोक्त दोनों। तो देखो इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी किसान ये नहीं चाहता कि इसका 3 नंबर वाला आंसर, कभी भी किसान ऐसा नहीं चाहता या कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं चाहता कि वो 100 रुपये खर्च करे और 50 रुपये कमाए। ऐसा चाहता है कि वो कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए, उत्पादन अधिक से अधिक उत्पादन के और खर्चा कम से कम करे। तो इसमें उपरोक्त दोनों वाला 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला वाला देखो, मनुष्य द्वारा कितने वर्षों पूर्व से पशुओं को पाला जा रहा है। तो मनुष्य के द्वारा पशुओं को 6000 ईसा पूर्व से पाला जा रहा है। सर्वप्रथम पशुओं को मांस उत्पादन हेतु पाला गया था। सबसे पहले जो पशुओं का प्रयोग किया गया था वो मांस के लिए प्रयोग किया गया था। अगला, दूध दोने के कितने घंटे के बाद अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना चाहिए। देखो, दूध का अपेक्षित घनत्व जो अपन ज्ञात करते हैं वो दूध निकालने के लगभग 1 घंटे के बाद अपन ज्ञात करते हैं, क्योंकि ताजे दूध के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए अपन दूध निकालने के 1 घंटे के बाद अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। अगर अपन बात करते हैं अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, तो अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा तो वो होता है CLR बटा 1000, और यहाँ पे आता है 1 + CLR बटा 1000। गाय के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो गाय के अंदर 1.028 होता है, जबकि भैंस का अपेक्षित घनत्व दूध का 1.032 होगा। ये होता है कि नॉर्मल दूध दोने के कितने घंटे के बाद अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने, तो 1 घंटे के बाद ज्ञात करते हैं। अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं, तो वो अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है वो होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लैक्टोमीटर में रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 0 से 40 होती है। तो अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान देना आप इस बात पर, दूध दोने के कितने घंटे के बाद अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना चाहिए, तो आपका फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। फिर दूसरा वाला आएगा कि ताजे दूध का अपेक्षित घनत्व क्यों ज्ञात नहीं करते हैं,
क्योंकि ताजे दूध के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। ये भी एक अगला आएगा। आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, तो उसके अंदर लैक्टोमीटर यंत्र काम में लिया जाता है। लैक्टोमीटर में रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 40 तक होती है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि लैक्टोमीटर जो होगा वो लैक्टोमीटर में, जैसे नॉर्मली जो लैक्टोमीटर है तो गाय के अंदर लैक्टोमीटर में गणना कितनी आएगी, तो 1.028 तो आएगी गाय के अंदर और 1.032 आएगी वो भैंस के अंदर। तो भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.032 होता है, जबकि गाय के दूध का होता है 1.028। नेक्स्ट प्रश्न देखना, वह कौन सा रोग है जिसमें पशु शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। देखो सामान्यतः पशुओं में जितने भी रोग होते हैं, पशुओं में जितने भी रोग हो उनमें से सभी रोगों में पशु शरीर का तापमान बढ़ता है, लेकिन आपने मिल्क फीवर नामक जो बीमारी होती है उसमें पशु शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। इसीलिए इस बीमारी को ठंडा बुखार के नाम से भी जानते हैं, ठंडा बुखार के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, तो इसका फाइनल आंसर तो राइट हो जाएगा, चौथे नंबर वाला डी। अगला प्रश्न देखना, वसा को घोल से अलग करने हेतु क्या मिलाया जाता है। वसा को घोल से अलग करने के लिए क्या मिलाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, एमाइल एल्कोहल मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है या एल्कोहल मिलाया जाता है। देखो वसा को घोल से अलग करने के लिए क्या मिलाया जाता है, देखो एल्कोहल नहीं मिलाया जाता है, एमाइल एल्कोहल जरूर मिलाया जा सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, पानी होता है। तो इसके अंदर इस वाली कंडीशन के अंदर तो फाइनल आंसर अपना सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 जो 10.75 ml मिलाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल अपना फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। अगला, स्ट्रिप कप टेस्ट का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो अपने पास ऑप्शन है मिल्क फीवर, थनैला रोग, गलघोटू और लंगड़ा बुखार। तो स्ट्रिप कप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है थनैला रोग में, स्ट्रिप कप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये एक कप होता है, इसके अंदर थनैला रोग जिस पशु में, जैसे मान लो कि पशु के एक थन में थनैला रोग हो चुका है तो उस थन का दूध उसके अंदर लिया जाता है और उसको लेबोरेटरी के अंदर जांच के लिए भेजा जाता है और जांच में पता लगाया जाता है कि थनैला रोग कौन से बैक्टीरिया के द्वारा हुआ है। जब उस बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है तो उसी बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है और उस जो टेस्ट जो करते हैं अपन, उस टेस्ट को बोलते हैं बेटा स्ट्रिप कप टेस्ट, जो कि मुख्यतः थनैला रोग में किया जाता है। थनैला जो रोग होता है वो रोग स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया नामक जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है। भारत के अंदर ये एकमात्र ऐसा रोग है जिससे दूध की सर्वाधिक हानि होती है। WHO के एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें भारत में दूध की सबसे ज़्यादा हानि होती है, तो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा हानि जो होती है वो थनैला रोग से होती है। थनैला एकमात्र ऐसा रोग है जिससे सबसे ज़्यादा दूध की हानि होती है। अगला, रुमंती पशु में कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो रुमंती पशु के अंदर स्थायी दांतों की संख्या, टोटल दांतों की संख्या होगी 32 होगी, जबकि अगर अस्थायी की पूछी जाती है तो अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20 और स्थायी की हो जाएगी 32। तो इस वाले ऑप्शन के अंदर तो 2 वाला नंबर राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा दांत जन्म से स्थायी होता है। देखो जुगाली करने वाले पशुओं में हुए या नॉर्मल जो पशु होते हैं उनमें 4 प्रकार के दांत होते हैं, एक इंसाइजर, एक केनाइन, एक होता है प्रीमोलर और एक होता है मोलर। तो इनमें से जो इंसाइजर, केनाइन और जो प्रीमोलर दांत है, पहले वो दूध के दांत आते हैं, बाद में परमानेंट दांत आते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला जो मोलर दांत है वो जन्म से स्थायी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना फाइनल आंसर, मोलर वाला राइट हो जाएगा, चौथे नंबर वाला। अगला प्रश्न है, रुमंती पशु में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है। वो अपन से पूछ रहा है रुमंती पशु में स्थायी इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होगी। देखो क्या होता है कि रुमिनेंट जो पशु होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये वे पशु है जो जुगाली करते हैं, वो रुमंती पशु कहलाते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि रुमंती पशुओं के अंदर ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं, उनके स्थान पर मांसपेशियों का बना हुआ पेड़ होता है जिसको अपन बोलते हैं डेंटल पेड़।
जिसको अपन बोलते हैं डेंटल पेड़। तो इसमें निचले जबड़े में पाए जाते हैं, तो इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा 8, यानी 2 नंबर का वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, 8 होते हैं। अगला, रुमंती पशु में इंसाइजर दांत उपस्थित होते हैं केवल ऊपरी जबड़े में, केवल निचले जबड़े में, दोनों जबड़े में अनुपस्थित रहते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि रुमंती पशु में ऊपरी जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं, यानी उसकी संख्या 0 होती है। उनके स्थान पर एक मांसपेशियों का बना हुआ पेड़ पाया जाता है, जिसको अपन डेंटल पेड़ बोलते हैं। तो अपन यहाँ इसका ये लिख सकते हैं कि केवल निचले जबड़े में इंसाइजर दांत पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत रुमंती पशु के अंदर अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखना, जुगाली करने वाले पशुओं में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? देखो, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, चारों दांतों में से केनाइन दांत रुमंती पशु के अंदर अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि इन दांतों का कार्य होता है चीरना और फाड़ना। जैसे ये मुख्यतया मांसाहारी पशु के अंदर पाए जाते हैं, जैसे अभी घोड़ी के अंदर ये नहीं होते हैं, घोड़े के अंदर ये पाए जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि नॉर्मली ये जो मांसाहारी पशु के अंदर ये मिलते हैं, नॉर्मली अगर मैं बात करते हैं तो मांसाहारी पशु के अंदर मिलते हैं, लेकिन अगर जुगाली करने वाले पशु के अंदर करते हैं तो ये उसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। तो केनाइन दांतों की संख्या जुगाली करने वाले पशुओं में संख्या होती है इनकी 0। अगला देख लो, प्रोटीन से कुछ संबंधित है कि प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होती है, ऐसा आप जानते होंगे। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दूध में केसिन व कैरोटीन नामक प्रोटीन होती है। अंडे में एल्बुमिन, मांस में मायोसिन, ऊन में क्रिएटिन, गेहूं में ग्लूटीन और मक्का में जीन। अब आज के लिए इतना ही। आगे वाले कई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आप ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कोटा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। उस पर सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड किए जा चुके हैं।